हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्री फॉल। तो बच्चों मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये डेफिनेशन को समझने के लिए आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको हमें समझना है। ठीक है बच्चों, ये जो फ्री फॉल है बहुत बार हमारे साथ हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये हुआ नहीं, लेकिन इसको फ्री फॉल कहते हैं, ये हम नहीं जानते थे। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो समझो ये सरफेस है और कुछ हाइट पे आपने एक स्टोन को हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, चलो कंसीडर कर लेते हैं कि ये समझो स्टोन है जो कि आपने हाथ में ऐसे पकड़ा है। ठीक है, अब पूछा गया है क्वेश्चन कि ये जो स्टोन है इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों ये एक फोर्स तो आप डेफिनेटली बता दोगे क्योंकि वो तो आप अभी तक सीखते आए हो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो कि अर्थ वो चीज पे लगाती है। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर दूसरा फोर्स कौन सा है? तो बच्चों जो आपने उस चीज को मतलब स्टोन को हाथ में पकड़ा है तो आपने भी उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगाया है। कि कौन सा फोर्स लगाया आपने? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों भी बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए तो स्टोन रेस्ट पोजीशन में। यहाँ पे स्टोन जो है बच्चों वो रेस्ट पोजीशन में है बिकॉज दिस मस्कुलर फोर्स एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर बैलेंस्ड। दैट इज व्हाई दिस स्टोन इज इन द रेस्ट पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन में स्टोन रहता है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी आगे नेक्स्ट, अगर समझो ये स्टोन को आपने रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो नीचे गिर गए। तो नीचे गिरा तो आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने तो उसको नीचे नहीं ढकला है, फिर वो नीचे क्यों आया? तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसने इसको क्या कर दिया? नीचे अपनी तरफ खींच लिया, मतलब अट्रैक्ट कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ये तो हम सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है कि जो सभी चीजों को नीचे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सिर्फ ये जो ग्रेविटेशन का ही इन्फ्लुएंस अगर किसी चीज पे होता है, वो इन्फ्लुएंस की वजह से वो चीज नीचे आती है, उसी को फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, चलो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। क्या बात क्या हो रही? अलोन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, अलोन मतलब सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से ही वो चीज नीचे आनी चाहिए, लेकिन अर्थ पे होता क्या है ये? ठीक है, तो अर्थ पे देखो बच्चों, यहां पे लिखा था स्टोन है और स्टोन और ये जो सरफेस रहता है अर्थ सरफेस, इसके बीच में एयर रहती है। तो वो चीज जब नीचे आती है तो वो अर्थ से उसका फ्रिक्शन होता है, बराबर है? अर्थ से फ्रिक्शन होता है और अर्थ का बुएंट फोर्स, सॉरी अर्थ नहीं, ये एयर का जो समझे एयर है, एयर का बुएंट फोर्स भी उस पर एक्ट होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों से उसकी वेलोसिटी कम हो सकती है। अभी चीज बड़ी इसलिए नहीं होगी, लेकिन समझो आपने यहाँ पे पेपर ले लिया तो पेपर तो एकदम धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसको जो वेट फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने चीज अगर बड़ी ली है, स्टोन का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने के कारण ये जो एयर रेजिस्टेंस वो निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये समझ लेना। ठीक है, ये दो बातें इस पे इफेक्ट होती है, इसलिए यहां पर लिखा है कि ग्रेविटी अलोन फ्री फॉल कब होगा? जब ग्रेविटी मतलब ये चीजें यहाँ पे हो नहीं चाहिए। तो ये चीजें कब नहीं होगी? जब वहां पे वैक्यूम होगा। ठीक है, तो वैक्यूम में ही फ्री फॉल पॉसिबल है। ठीक है, जहां पे क्योंकि बात हो रही है अलोन की, ग्रेविटी की, सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंदर कोई चीज गिरती तो उसको फ्री फॉल कहते हैं, तो वो सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई फ्री फॉल के बारे में सब कुछ बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो इसको पहले क्लीन कर लेता हूं। तो बच्चों फ्री फॉल तो आपको अच्छे से, तो बच्चों फ्री फॉल क्या होता है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो चीज, अगर समझे स्टोन है तो स्टोन नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी हाइट कितनी है, बराबर है? ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो बच्चों जो न्यूटन की जो
इक्वेशन के मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें पता है। पहला कौन सा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। जो सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है न्यूटन से, या फिर मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें पता है। जो कि बात हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, क्योंकि ये जो रहता है जब कोई चीज नीचे आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये एक्सेलरेट होती है, और जो एक्सेलरेशन रहता है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बराबर है कि कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, ओके। और कोई चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बराबर। तो ये बातें हमें पता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ए को हमें क्या g से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। जो कि कोई भी चीज अगर फ्री फॉल्स में आ रही है तो उसका जो पोजीशन उसकी रहती है रेस्ट, या ऊपर से इनिशियल, उसकी पोजीशन समझो, इनिशियल जो पोजीशन रहेगी वो रेस्ट रहेगी, नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे आने दो, तो इसकी पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन रेस्ट रहेगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। तो ये थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन इन फ्री फॉल हमें इस तरह से मिलेंगे बच्चों। देखो ये की जगह हम लिखेंगे g और u की जगह लिखेंगे 0, तो हमें v इज इक्वल टू मिल जाएगा 80 की जगह gt, बराबर, क्योंकि ये हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, g से। तो ये u 0 है तो मिलेगा सिर्फ हमें gt। देन सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगा s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो 2gs, ओके। ये तो 0 0 0 है, ओके 0 है, और फिर बाकी बचा ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्री फॉल में हमें ये इक्वेशंस वहां यूज करने होंगे उसके वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है बच्चों, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब वो निगेटिव, उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा वो निगेटिव रहेगा। मतलब जब हम ये चीजें फ्री फॉल से ऊपर से नीचे आ रही है और ये चीजें फ्री फॉल में ऊपर से नीचे जाएंगी तो v इज इक्वल टू माइनस gt हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ माइनस gt स्क्वायर हो जाएगा, ओके। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs हो जाएगा। ये माइनस का साइन याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो ये इस तरह के फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे, अगर चीज कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलो ये हो गई सभी बातें फ्री फॉल के बारे में और उसकी इक्वेशन के बारे में, ठीक है। जी का मैग्नीट्यूड जो बच्चे एक बात याद रखना, जी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, हमें पता है जी कैसा है, जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू जो है समझो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा ऑन द अर्थ सरफेस, ओके। ये बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो और एक बात बताएंगे बच्चों यहाँ पे हम आपको, इंपॉर्टेंट है, हमें पता है लेकिन हम इसके पहले पढ़े, लेकिन इसमें ये फ्री फॉल में भी इसको हम पढ़ लेते। एट अ गिवन पॉइंट ऑल value of g, that is 9.8 meter per second square, is same for all object, at a given point। क्या बात कर रहे हैं हम, at a given point, एक पॉइंट पे जो भी चीजें होंगी उन सभी पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझो यहाँ पर दो चीजें ली है, तो ये अगर हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये दोनों चीजें नीचे सेम टाइम पे आ जाएगी फ्री फॉल में, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, गैलीलियो गैलीली ने 1519 में वो विथ एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट
डेमोस्ट्रेट करके दिखाया लोगों को। कहाँ पर? तो जो लीनिंग टावर है पिसा का जो लीनिंग टावर, इसके ऊपर जाकर उसने 2 स्पीयर को नीचे क्या करा, रिलीज कर दिया, तो दोनों स्पीयर एक साथ ही जमीन पे आ गिरे। तो बच्चों ये वो जो स्पीयर थे उसका वेट, उसका मास ज्यादा था, इसलिए वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो कुछ मायने नहीं रखता, निग्लिजिबल रहता है समझो। लेकिन अगर पेपर, अगर एक चीज समझो उसमें स्पीयर और पेपर अगर छोड़ता था तो ये पॉसिबल नहीं होता था। ये तभी पॉसिबल होता है जब वैक्यूम रहता है। और बच्चों आज हमें यूट्यूब पे ये वीडियो मिलेगा कि वैक्यूम में किस तरह से दोनों चीजें एक साथ ही नीचे आती है, मतलब एट गिवन पॉइंट जी जो है सेम पर। तो डिपेंड नहीं करता है जो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिए है या इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मास कितना है, वो सॉलिड है या लिक्विड है। हाँ, अगर समझो एक बूंद है, वाटर का ड्रॉप है और एक स्फीयर है, दोनों को भी अगर हम नीचे छोड़ेंगे या फिर बूंद की जगह फेदर भी लिया तो फेदर नीचे सेम टाइम पे आ जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव मतलब किया है अभी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं बच्चों ग्रेविटेशन के बारे में, ये सबको अच्छे से याद रखना है। और अनदर एक बात करते हैं फ्री फॉल की। समझो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट मूव्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो बच्चों, ये जो अर्थ है और ये जो मून है, ये मून पे अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। और ये मून की जो मोशन है ये फोर्स की वजह से ही है बच्चों। और ये फोर्स कौन सा है? सिर्फ ग्रेविटी, बिकॉज यहाँ पे कोई, ये तो पूरा वैक्यूम में, तो इसको भी हम कहेंगे ये जो मोशन है, ये जो मूव कर रहा है, ये भी इन फ्री फॉल है, ठीक है। ये मोशन जो है मून की, ये भी फ्री फॉल ही है, ठीक है। लेकिन वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसको जो एक्सेलरेशन है, मतलब उसका जो मूवमेंट कर रहा है, जो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से वो नीचे नहीं आता। नहीं तो वो अगर स्टॉप हो गया तो डेफिनेटली वो अर्थ पे गिर जाएगा, ठीक है, अगर वो मूवमेंट नहीं रही तो, ठीक है। तो ये बातें सब फ्री फॉल के बारे में बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। अब देखते हैं पेज नंबर 12 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। उसका तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। और सबसे पहले मेन बात तो ये जो 12 नंबर पेज पे जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों, वो फ्री फॉल पर आधारित है। तो फ्री फॉल पे जब कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, तो एक बात याद रखना है, वहां पे जनरली वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, ये पूछा जाता है। उसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे आने में, वो उसके टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों हमें पता है ये 3 चीजें अगर हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें न्यूटन की जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है या फिर 3 मोशन की जो इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन होते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो कि बात यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हो रही है, तो ये जो एक्सेलरेशन रहता है बच्चों, ये g होता है, ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो ये g से रिलेटेड एक्सेलरेशन g है, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें लगानी होगी, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है फ्री फॉल से, तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर यूज करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो पढ़ते हैं बच्चों, तो उसको ठीक से पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है, क्या डाटा दिया गया है, ये हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम क्या करेंगे कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसका एक पिक्चर बनाना है कि कैसा रहता होगा वो स्टेज, वो जो स्टेट उन्होंने बताई, ये जो डाटा दिया है, उसको यहाँ पे आप रफली ड्रॉ भी कर सकते हो। इतना टाइम तो नहीं रहता, लेकिन आपको समझना चाहिए एक्चुअली क्या दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट 25 मीटर। इमेजिन करो या फिर ड्रॉ करो, एक 3 kg का एक बॉल है, ओके, एंड वो रिलीज किया है ग्राउंड से, उसकी हाइट है 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली, वो फ्रीली आ रहा है टू द ग्राउंड। अज्यूम दैट g इज इक्वल टू 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 3 क्वेश्चंस पे इसी ये डाटा के आधार पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में। देन सेकंड क्वेश्चन है वेलोसिटी से रिलेटेड है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो बॉल पहला ग्राउंड पे रीच मतलब आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम, यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि हाफ टाइम में, आधे टाइम में उसकी हाइट कितनी होगी, वेलोसिटी नहीं सॉरी हाइट कितनी होगी। ठीक है, चलो इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, समझो ये ग्राउंड है और यहाँ पे 120 मीटर पर एक बॉल आपने रिलीज किया है। ठीक है, तो यह बॉल है, इसका मास देखो बच्चों दिया है 3 kg, कितना है 3 kg। ओके, और उसकी हाइट दी है 125 मीटर, 125 उसकी हाइट दी है 125 मीटर, मास है 3 kg। ओके, ये दो बातें। और ये जो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सॉरी एक्सेलरेशन है उसका भी यहाँ पे वैल्यू दिया है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास जी है, एम है और एच है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो वेलोसिटी की, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी बच्चों दैट इज यू, तो ये रेस्ट पोजीशन में है, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो इसकी वेलोसिटी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। मतलब गिवन डाटा आपके पास क्या है, इससे आप फाइंड कर सकते हो कि मास है 3 kg, ओके, और जी ये हाइट है, तो हाइट जो रहती बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट ही रहती है, हाइट इज इक्वल टू एस जो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट ही होगी, कोई डाउट नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट रहेगी, तो ये एस रहेगा 125 मीटर। ठीक है, देन इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, बॉल रेस्ट पोजीशन में है, और जी की वैल्यू दी गई है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड करना है वेलोसिटी, ओके, हाफ टाइम, पहले तो सबसे पहले तो टाइम फाइंड करना है, देन वेलोसिटी फाइंड करनी है, और थर्ड फाइंड करना है उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, जो कि हाफ टाइम पे कितना रहेगा। ठीक है, हाफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ये सब बातें हमें यहाँ लिखनी है, केवल डाटा में तो डाटा लिखना है, तो ये सब बातें हमें पता है। चलो अब बात करते हैं कि हमें अब टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। पहला तो हमारे पास है v = u + at बराबर, तो बच्चों हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, इनिशियल पता है, a पता है और t पता है, लेकिन इन दोनों से सॉरी t भी पता नहीं, सिर्फ a की वैल्यू मतलब g की वैल्यू हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की पता है, बाकी कुछ भी पता नहीं, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। देन s = ut + हाफ gt², तो ये सेकंड वाला में देखो हमें यस पता है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है वो पता है, ये समझो 0 हो जाएगा, u 0 है तो टाइम ये 0 हो जाएगा, हाफ ये g भी पता है, t हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तीसरा जो फार्मूला है बच्चों उसमें तो t का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, चलो तो देन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख देना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लेते हैं, तो s = ut + हाफ gt², t का स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आसान है, 125, ये तो हो जाएगा 0 × t + हाफ × 10 × t का स्क्वायर, सॉरी वैसा भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 2 5 10। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा 125 = 0 + 5t², 5t² = 125, तो ये हो जाएगा t² = 5, ये तो समझो 0, t² ये हो जाएगा 125/5, ये 5 नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 × 5
5 टू 10, 5 5 25, तो 25 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस तरह से हमें टाइम मिलता है 5 सेकेंड। ओके, ये पहली वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। और किस तरह से फाइंड की ये भी हमने देखा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्योंकि जो डाटा अवेलेबल है बच्चों उसके हिसाब से हमें ये फॉर्मूले यूज करने होते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, और वेलोसिटी के लिए तो यही है क्योंकि ये भी हमारे पास ये और ये भी सभी वैल्यू, जी की वैल्यू, टी की वैल्यू, तो आसान हो जाएगा। चलो फिर तो हमें पहला ही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा न्यूटन्स का। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए जी टी। v फाइंड करना है, ये 0 है, g है टाइम, और टाइम है हमारे पास 5। तो v आ जाएगा बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी रहेगी बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है, बहुत सिंपल है बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। चलो ये तो वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास, ये 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बात करते हैं थर्ड, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम। क्या बात कर रहे हो, हाफ टाइम की। चलो ये रफ कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हाफ टाइम पूछा है, तो टाइम जो है बच्चों वो हो जाएगा हाफ टाइम, मतलब ये 5 का आधा, तो ये टाइम जो मिलेगा हमको 2.5 सेकेंड। ओके, हाफ टाइम किया है हमने। तो हमारा ये इक्वेशन जो हम सॉल्व करने वाले थर्ड क्वेश्चन का, इसमें टाइम की वैल्यू है 2.5 सेकेंड। ठीक है, अब ये टाइम पे हमें वापस हाइट फाइंड करना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करना होगा। चलो s इज इक्वल टू u प्लस टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम तो हमने पास है, g की भी वैल्यू है, तो सिर्फ s फाइंड करना है। s इज इक्वल टू u 0 टाइम फाइंड करना है, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर। ओके, तो s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 2 2 5 10, ये हो जाएगा 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, आपको पता है 6.25। ओके, चलो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाए 31.25। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर में रहेगा, मतलब ये जो हाइट हमको मिलेगी दैट इज 31.25। जब वो नीचे आ रहा है, कब आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये जो हाफ टाइम रहेगा तब इसकी ये जो हाइट रहेगी, समझो ये रहेगा 31.25 मीटर। जब आए नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है, हमें तो हाइट फाइंड करनी फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये टोटल हाइट से हमें ये हाइट माइनस करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर ये लिखेंगे ऐसा, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम एट, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, हाफ टाइम, दैट इज इक्वल एस, दैट इज एच इज इक्वल टू 125 minus 31.25 मीटर, दैट इज h इज इक्वल टू, हमें मिलेगा 93.75 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हाफ टाइम पे हमें ये हाइट भी मिल गई। बच्चों ये बात याद रखना, ये हाइट कहाँ से, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब ये हाइट यहाँ तक ही आ जाएगी ना, ऊपर से यहाँ तक 31.25, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये पहले डिस्प्लेसमेंट हमें ऊपर से नीचे की मिल रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 125 में से ये 31.25 को माइनस करें, क्योंकि ग्राउंड से हाइट हमें चाहिए। ठीक है, ये हाइट हमें काउंट करनी थी। ओके, क्योंकि इट टेक्स टू द रीच द ग्राउंड, तो ये हाइट हमें फाइंड करनी थी, इसलिए हमने ये 125 में से ये 31.25 को माइनस किया। तो बच्चों ये एक पहला आंसर आया, ये दूसरा आंसर आया, ये तीसरा आंसर आया। जब तो हमने पहला ही को ये लिखा था, पहला जब सॉल्व किया था, तब इसके बाद बच्चों ये जो आंसर है पूरे वर्ड में पूरा आंसर लिखना है, जैसे कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड। सेम फॉर द सेकेंड, दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट वन इज, ये पूरा लिख के ये आंसर हमें लिखना है। तो ये एक आंसर लिखने की एक पेपर प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है।
जो अच्छा रहता है, इससे चेक करने वाले को भी पता चलता है कि आंसर क्या है, झट से उसको दिख जाता है। ये ट्रिक्स रहते हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन पहला। तो इस तरीके से जो कुछ मैंने जो आपको समझाया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये सब तो आप इसमें नहीं लिखना है, आप सिर्फ गिवन डाटा लिखो, ये बाकी बातें आप रफ में करो, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अभी समझ लेते हैं। चलो, तो टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, एक टेनिस बॉल को ऊपर फेंकना है, रीच अ हाइट एट 4.05 मीटर। वो जैसे हम फेंकेंगे तो इतने 4.05 मीटर के हाइट पे पहुंचेगा। बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले, व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब हमने उसको नीचे से फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। देन सेकंड बात पूछिए, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, और दूसरी केस में यह पूछा है कि नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन। यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं बोला बच्चों आपको कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ये टोटल टाइम की बात हो रही है, सिर्फ नीचे आने के टाइम की नहीं, ठीक है। दोनों कंडीशन हम यहाँ पे याद रखेंगे। चलो, मैंने बोला कि पहले हम क्या कर लेते, ड्रॉ कर लेते, मन में ड्रॉ कर लो या फिर रफ में ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो आंसर, तो फर्स्ट कंडीशन की बात हम करेंगे जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, ये ग्राउंड है और ये बॉल नीचे से हम उसको थ्रो किया तो ये बॉल यहाँ पर पहुंची और ये डिस्टेंस है बच्चों, मतलब ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट है 4.05 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट जिसको हम हाइट कहते हैं। तो ये हाइट जो है बच्चों, ये हाइट पे वो पहुंचेगा 4.05 मीटर। ओके, चलो ये बॉल ये दिया है, ठीक है। अब क्या, तो और देखो बच्चों, जो कि बॉल अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए उसका जो जी रहेगा वो माइनस रहेगा। ये अच्छे से याद रखना यहाँ पर, मतलब जी की वैल्यू माइनस कितना रहेगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमें दी गई, ठीक है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करना है, बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट केस। देन सेकंड केस में क्या पूछा है बच्चों, देखो कि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी ये पहले केस के बाद भूल गया था मैं, तो जब फाइनल वेलोसिटी जो इसकी हो जाएगी 0, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे बॉल अब ये नीचे आ रही है ग्राउंड की तरफ, ओके, तो हाइट तो उतनी ही है 4.05, दैट इज s h 4.05 मीटर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो ये टाइम हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो टोटल टाइम मतलब नीचे आने का टाइम अगर हमें मिल गया तो ऊपर जाने का भी टाइम हमें मिल जाएगा, ठीक है। जितना टाइम नीचे आने में उतना ही टाइम ऊपर जाने में लग जाएगा, तो टोटल टाइम हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो जी रहेगा, जो कि जी जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉल है वो बराबर नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ये दो बातें यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो जी माइनस रहता है, और ऊपर से नीचे आता है तो जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बॉल आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट अगर जा रहा है तो नेगेटिव रहेगा। ये बात समझ लेंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास देखो पहला जो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u प्लस gt। दूसरा इक्वेशन है s = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v² = u² प्लस 2ags, ठीक है। तो ये तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है।
तो बच्चों हमारे पास टाइम फाइंड करना है और टाइम की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ये दोनों इक्वेशन में टाइम की वैल्यू के बारे में है, तो ये दोनों इक्वेशन तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हमें तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें ये थर्ड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग न्यूटन्स, आप लिख लो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि वेलोसिटी है जीरो, फाइनल वेलोसिटी जो कि बॉल यहाँ पे जाके रुकने वाला है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर, देन इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, देन 2 ये g रहेगा, सॉरी बच्चों मैंने ये लिख दिया वहां पे, 2 इंटू g की वैल्यू बच्चों ये को माइनस है क्योंकि नीचे से ऊपर बॉल जा रहा है, ग्रेविटेशन नेगेटिव है, तो ये रहेगा -10 इंटू 4.05 डिस्प्लेसमेंट। ओके यस, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये यू स्क्वायर प्लस जो कि हमें फाइंड करना था प्लस 2 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 4.05 दैट इज यू स्क्वायर माइनस, ये जो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 81, इसको सॉल्व करो 81 मिल जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर आने के बाद वो माइनस का प्लस हो जाएगा और u इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, देन द इनिशियल वेलोसिटी वाज 9 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया। अब बात करेंगे सेकंड की, हाउ मच टोटल टाइम, हमें टोटल टाइम फाइंड करने का है बच्चों। टोटल फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करना है तो हमें सेकंड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ, क्योंकि बस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम फाइंड करना है, ओके, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, तो इन दोनों से, और ये डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इससे हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके, gt का स्क्वायर, टाइम तो फाइंड करना है। s है हमारे पास 4.05 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, हो जाएगा 0, लेकिन बाद में लिखेंगे हम इसको, जो कि g की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे और टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 0.45 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये स्टेप स्किप कर देंगे, 5t स्क्वायर। ओके, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4.05 डिवाइड बाय 5, क्योंकि इनटू है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये t स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.81, तो इसको आगे सॉल्व करने पे t स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 0.18 का स्क्वायर रूट आता है 9। ओके, तो ये होता है टाइम बच्चों, एक साइड का टाइम है सेकंड 0.9 सेकंड। तो बच्चों ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही तब का ये टाइम है, समझे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां से लिया है, ठीक है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो टाइम इतना आ रहा है 0.9 सेकंड। हमने यहाँ पे बात की है टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम बच्चों पूरे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कितना आएगा, तो ये जो टाइम है, जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, तो इसलिए बच्चों टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इंटू 2 करना पड़ेगा, दैट इज 0.9 इंटू 2, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 1.8 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर है बच्चों फुल सेंटेंस में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चों आप सोचते होंगे कि ये हमारे क्या काम की, तो बच्चों जब कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसको कितना टाइम लगेगा, फिर जब वो नेक्स्ट प्लैनेट पे जाएगा वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कब जाएगा, ये सभी हम कैलकुलेशन हम बैठे बैठे घर पे कर सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे भी देखो 11th में भी आपको 11th 12th में भी बहुत काम का है। जो आपकी एग्जाम्स होती है सीईटी वगैरह वो जेई, तो उसमें भी ये बहुत यूजफुल है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से लर्न कर लो ताकि आपको जस्ट इसका आंसर सॉल्व करना, मतलब उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें अच्छे से याद रखना।